जय हिंद दोस्तों। डीवी को लेकर के बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर डीवी में बताइए क्या क्या लगता है। देखिए बहुत सारा वीडियो आपको मिल गया होगा, मैं थोड़ा ड्यूटी में बिजी था, नहीं बना पाया, लेकिन कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में। नोटिस में तो दिया हुआ है, वीडियो को देखिएगा और पूरा देखिएगा, समझना है इसमें, ठीक है। और क्या आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड किया या गलत डाटा दे दिया है या डॉक्यूमेंट लेकर के उस दिन नहीं गए हैं, घर पे छूट गया है, तो इसका क्या नुकसान होगा। क्या आपको बाहर कर दिया जाएगा या कितना दिन बाद बुलाया जाएगा, कितना दिन का समय मिलेगा, और मिलेगा भी तो उसमें आपका नुकसान क्या है, पूरा स्पष्ट हम बात करेंगे। और एक और सवाल रहेगा लास्ट में कि सर मेरा 0.5 मार्क्स 0.6 मार्क्स 1-2 नंबर ज़्यादा है, क्या होगा बताइए, पीईटी क्लियर कर लिया हूँ, बहुत टेंशन है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले हम बात करेंगे कि देखिए आपको जिस दिन डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया जाएगा उस दिन डॉक्यूमेंट होगा, फिर अगले दिन 1-2 दिन में आपका मेडिकल कर लिया जाएगा, ठीक है, वो तो कंटिन्यू रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डीवी में एक बात याद रखिएगा कि आपके पास जो भी मेंशन है नोटिस में वो चीज़ें रहना चाहिए, भले वो मांगे ना मांगे, वो बात की बात है। पहला है एप्लीकेशन फॉर्म। वो एप्लीकेशन फॉर्म आपसे मांगे हैं ताकि वो मैच कर सके पूरा, उनके पास ऑलरेडी है, वो आपने जो ऑनलाइन डाटा प्रोवाइड किया है वो सब है उनके पास, लेकिन आपके पास ये रहना चाहिए ताकि किसी चीज़ को लेकर के ये ना हो कि हाँ सर नहीं हम ये नहीं भरे हैं, ऐसा छूट गया है, ये सब चीज़ें। तो वो मतलब मांगे हैं, ना भी रहे तो चलेगा। 4 साल हो गया फॉर्म भरे हुए, बहुत कम लोगों के पास होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कोशिश कीजिए कि वो मिल जाए आपको, ठीक है। उसके बाद से बात आता है एप्लीकेशन फॉर्म, पहले वो सामने रखेंगे, आप जैसे जाओगे ना बिठाएंगे, 4-5 लोग रहते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। देखो दोस्त, बहुत सारे लोग बता रहे हैं, लेकिन हम लोग जो फेस किए हैं ना वो चीज़ आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ था। तो आपको आराम से बैठिए, इत्मीनान से बैठिए, कोई टेंशन नहीं है, फाइल अपने पास रखिए। पहले वो एप्लीकेशन फॉर्म आपका निकाल के देखेंगे, उस पर आपका फोटो रहेगा, पूछेंगे मान लीजिए राम कुमार, हाँ सर मैं हूँ, तो वो आपसे मांगेंगे सर्टिफिकेट। तो एप्लीकेशन फॉर्म क्लियर हो गया। मार्कशीट आपका पहले लेंगे, जिस स्टैंडर्ड पे आपने फॉर्म भरा है, चाहे 10th हो या 12th हो या ग्रेजुएशन हो या जो भी हो, लेकिन बेसिक जो क्वालिफिकेशन था वो 10th था, तो 10th का सर्टिफिकेट वो आपसे पहले मांगेंगे, मार्कशीट मांगेंगे। 2 चीज़ें कंपलसरी है। एडमिट कार्ड नहीं लेते हैं, दे सकते हैं आप, लेकिन वो देखेंगे ना, एडमिट कार्ड का कोई मतलब ही नहीं है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट देखेंगे, वहाँ से ही डाटा को मैच करेंगे जो आपने डाटा प्रोवाइड किया है। डेट ऑफ बर्थ हो गया, नाम होगा, पिताजी का नाम हो गया, जो भी चीज़ें हैं, तो इसीलिए डेट ऑफ बर्थ एकदम करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से मार्कशीट सर्टिफिकेट क्लियर हो गया। उसके बाद से जो बच्चे एडिशनल चीज़ें डाले हैं, जैसे 10th 12th भी डाल दी है, 12th का भी दे दीजिए मार्कशीट सर्टिफिकेट, कम से कम 4-4 कॉपी 5-5 कॉपी इसका फोटो कॉपी करा के अपने पास रखिए, ठीक है, ताकि वहाँ आपको दिक्कत ना हो, हालांकि वहाँ हो जाता है। उसके बाद से कुछ बच्चे ITI मेंशन किए हैं, कुछ बच्चे ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, बीटेक, अदर भी मतलब आप क्वालिफिकेशन डाल दिए हैं। अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास है तो दीजिए, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि वो आपसे बोलेंगे नहीं दो, नहीं तो बाहर कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं रहता है। अगर आप मेंशन कर देते हैं, दे देते हैं, तो अच्छी बात है। आगामी जो भी डिपार्टमेंटल एग्जाम या प्रमोशन होगा उसमें आपको उस चीज़ को कंसीडर किया जाएगा, देखा जाएगा, ठीक है। और नहीं देते हैं तो फिर बाद में ऐड करा सकते हैं ज्वाइनिंग के टाइम में, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगा दे दीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद से एक चीज़ और आएगा, 10th 12th जो भी रहेगा, एक बात और देखना दोस्त, कुछ बच्चे बोलेंगे कुछ गलत है या कुछ चीज़ें छूट जाएगा, तो उसके लिए मैं लास्ट में बताऊंगा, ध्यान समझना। फिर बात आ जाता है कास्ट सर्टिफिकेट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रहा है। देखिए आप UR में है तो UR का कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, बात आएगी OBC SC ST, ठीक है, EWS। तो अगर आप OBC है तो OBC आपका कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। SC ST है तो पुराना चलेगा, क्योंकि SC ST वालों का कुछ नहीं बदलता है, वो सेम का सेम रह जाता है, ठीक है। OBC में क्या होता है ना, कोई स्टेट अपना अलग आरक्षण दे देता है, कोई OBC को SC ST कर देता है, कोई मतलब ये थोड़ा चेंज होते रहता है। जैसे मैं बिहार में क्या हूँ, बिहार में मैं OBC में हो गया हूँ, हालांकि मैं UR हूँ, ब्राह्मण आदमी हूँ, मैं क्यों OBC रहूँगा यार, लेकिन बिहार वाले मुझे OBC कर दिए, समझ रहे हो। तो अपना स्टेट अलग अलग चेंजेस करते रहता है, SC ST OBC को SC ST कर देता है, ये सब चीज़ें बात की बात है। तो इसलिए आपको जो भी कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए वो सेंट्रल का होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल में आपका सेंट्रल का जॉब है, सेंट्रल का कंसीडर किया जाएगा कि अब सेंट्रल में क्या है,
भले आप ओबीसी है लेकिन स्टेट में आपको SC/ST कर दिया, वो मायने नहीं रखता है। तो जब आप ओबीसी बनवाएं तो लेटेस्ट का बनवाएं, 1 साल का होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा ना, सेंट्रल का बात आती है तो आप क्या कीजिए, पहले ऑनलाइन, अब तो सब चीज़ ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद से आपको जो मिलेगा उसके आधार पे जा करके रेलवे के फॉर्मेट पे निकलवा लीजिए, बनवा लीजिए, सील मोहर करवा लीजिए। SDO का और ब्लॉक स्तर पे दोनों का आपका सील मोहर होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं DM का जो नहीं है, SDO का करा लीजिए, क्लियर है। ऑफलाइन भी बना है तो ब्लॉक में करवा लीजिए, SDO करवा लीजिए, कोई बहुत बड़ी मसला नहीं है। EWS वालों को भी आपका जो भी प्रॉपर सर्टिफिकेट वो चाहिए। आपका इनकम कंपलसरी है, इनकम OBC SC/ST सबका इनकम होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया दोस्त। कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट एकदम प्रॉपर रेलवे खुद प्रोवाइड कर दिया है, उस पर आप करा लीजिए, और बाकी जो ऑनलाइन किए हैं वो तो रहेगा ही आपका, ठीक है। एक सर्टिफिकेट होता है, आप जानते हैं OBC सर्टिफिकेट नंबर रहता है, SC/ST सर्टिफिकेट नंबर रहता है, वो लोग ना चेक करते हैं उस चीज़ को, याद रखिएगा। तो वो चीज़ें मैच करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। जो रेलवे का फॉर्मेट है उसमें भी मेंशन होगा, उसमें भी उस चीज़ को लिखना है, तो वो और आपका जो ऑनलाइन बना है या ऑफलाइन बना है वो मेंशन एकदम चेक होता है, ठीक है। उसके बाद से NOC बात आ जाती है कि NOC चाहिए। आप कहीं जॉब कर रहे हैं, चाहे स्टेट में या सेंट्रल में, तो वहाँ से आपका डेजिग्नेशन लेटर या जो भी NOC बनता है वो NOC बनवा लीजिए कि हाँ हमने इस जॉब से क्विट कर दिया है। आपका नॉट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। आधार कार्ड कंपलसरी है, ये बात याद रखना, आधार कार्ड आपको लेकर के जाना है, ठीक है। क्लियर हो गया। पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब तो चाहिए ही चाहिए। फोटो कम से कम 20 से 30 रख लेना, फोटो का कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। हालांकि वहाँ पे खींचने के लिए रहते हैं सब, फोटो का टेंशन नहीं है। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, देखो पेमेंट जो आपने किया है उसका रिसिप्ट वो लोग मांगे हैं, नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन वो लोग मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। उससे क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे थे, EWS थे, EBC थे, पैसा कोई करने के लिए वो EBC डाल दिया, हालांकि वो UR में आते हैं या OBC में आते हैं, ये सब चीज़ें हुआ था, तो उसको लेकर के रिसिप्ट ऑफ पेमेंट चाहिए। ये मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, वो लोग बाहर नहीं करेंगे। इनकम सर्टिफिकेट लेटेस्ट चाहिए, 1 साल का इनकम सर्टिफिकेट, प्रत्येक साल अपडेट होता है क्योंकि हर साल हर इंसान का इनकम बदलते रहता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं है। उस नोटिस को आप देख लेना, मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। और बात कुछ आ जाती है एडिशनल चीज़ें, ध्यान से समझना। आपका डेट ऑफ बर्थ एकदम करेक्ट होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। जो भी आपने डाटा प्रोवाइड किया रेलवे को, उसमें अगर कुछ चीज़ें गलती है तो उसके लिए एफिडेविट बनवा लो, एफिडेविट दे देना, ठीक है कि सर, और उसका जो वैलिड सही है। जैसे मान लो कि आपने पिताजी का नाम गलत कर दिया फॉर्म भरते समय, या 12th में या आगे भी कोई डॉक्यूमेंट में, आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, कहीं भी अगर आपका पिताजी का नाम गलत है तो जो जहाँ सही है उस डाटा को आप वहाँ दीजिए, ठीक है। और एफिडेविट दीजिए कि सर गलती से ये हो गया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। एफिडेविट लेकर के जाना, उसमें लिखा है कि अगर आपने कुछ चेंजेस किया है, मान लो 10th के सर्टिफिकेट में कुछ और था, आगे चलकर कुछ और चेंजेस हो गया, तो उस चेंजेस के बदले आपको सर्टिफिकेट वो एफिडेविट देना पड़ेगा, और वैलिड सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा कि हाँ ये वैलिड है, ये सही है। इसमें क्लियर हो गया। फोटो रख लेना 20-30 गो, और एडमिट कार्ड का आधा पीस वो लोग मांगे हैं। जैसे आपने ग्रुप डी का जो PET का आया, जो एडमिट कार्ड पहला एग्जाम का आया, उसका भी अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, उससे वो रहना चाहिए, ऐसा मेंशन है, ठीक है। उसके बाद से ध्यान देना, कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये है कि डॉक्यूमेंट अगर मान लो छूट जाता है, इन द केस आपने गया जल्दी जल्दी में और वहाँ पे छूट गया, तो आपको वो तो भेजेंगे घर, ठीक है, जाओ लेकर के आओ, लेकिन जानते हो दिक्कत क्या है, जिस बैच में आप हो, जिस बैच में आपको ज्वाइनिंग मिलती है, उससे कहीं ना कहीं 15-20 दिन आपको लेट हो जाता है। फिर जाओगे, फिर मतलब बहुत दौड़ धूप हो जाता है, फिर बिहार जाओ आओ, मतलब जिस स्टेट में हो जाओ आओ, फिर मेंशन करो, फिर और डिवीजन का चक्कर लगाओ, और फिर क्या जानते हो क्या होता है, लिस्ट में आपका नाम नीचे हो जाता है। समझ लो, ऐसा हुआ था 2018 में कि जो बच्चों का डॉक्यूमेंट गलत हो गया था या छूट गया था, उनको फिर दौड़ा दिए थे, वो लोग भेज दिए थे, जा करके वो लाया था, तब उसका ज्वाइनिंग डिले हो गया, फिर उसका सीनियरिटी भी थोड़ा नीचे हो गया, और फिर उसका प्रमोशन भी थोड़ा आगे चल करके मतलब पीछे हो जाता है, तो समझ ही सकते हो बहुत सारी दिक्कतें आती है ना। तो इसलिए चाहो कि जो भी चीज़ें हैं प्रॉपर लेके करके जाओ, कोई चीज़ छोड़ो नहीं, 2 बार 4 बार 5 बार चेक करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से दोस्त ये चीज़ें सब था। एफिडेविट लेकर के जाना, कुछ गलती है तो मान लो कि 105 लोगों को बुलाए DB मेडिकल के लिए और 100 लोगों को ही देना है, तो 100 में इतना तो श्योर है कि 2 4 5 10 लोग तो जाएंगे ही,
मतलब डीवी में निकल जाएंगे, नहीं तो मेडिकल में निकल जाएंगे, नहीं तो ज्वाइनिंग करने ही नहीं जाएंगे। तो ऐसा बहुत सारा केस रहेगा। तो 0 पॉइंट में भी अगर आपका है मार्क्स और पीटी आपने क्लियर कर दिया है तो होप मत खोइए, विश्वास रखिए, हो जाएगा आपका। इतना आप भरोसा रखिए खुद पे, ठीक है। क्योंकि जो भी मतलब रेलवे बुलाया है पीटी के लिए 3 गुना बुलाया है, तो उसमें कहीं ना कहीं लगभग लोगों का ले लेगा। पीटी फेल कर गए हैं ऑलरेडी, और जो बच्चे बचे हैं उसमें भी बहुत लोग ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, या बहुत लोग डीबी में मेडिकल में शायद कुछ कारणवश पीछे हट जाए, ठीक है। तो उम्मीद है कि अब बात को समझ गए होंगे। और कुछ है इसमें मैं बता देता हूँ। इस नोटिस को ना मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप इसको एक बार देखिएगा, ठीक है। इसमें 17-18 ठो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, एक बार मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। मैंने जो मेन चीज़ है उसको मैंने यहाँ पे नोट किया, ठीक है। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको पहले बोला है कि कैंडिडेट, अच्छा ये बात बोला है कि अगर कैंडिडेट कुछ गलत पाया जाता है तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होता कुछ नहीं है, ठीक है। गलत मतलब कुछ चीट नहीं किए हो, कोई धोखा नहीं दिए हो, कोई डाटा छूट गया तो जा करके लाओ, ऐसा रहता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि अप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। अप्लीकेशन फॉर्म चाहिए जो आपने ओरिजिनल अलॉन्ग विथ 2 सेट ऑफ फोटो कॉपी, ऑल डॉक्यूमेंट का 2-4 कॉपी आप रखना ही रखना, इसमें कोई डाउट नहीं है। मार्कशीट का बोला है, और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए अपना जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो। उसके बाद से बोला है कि जो गलत डॉक्यूमेंट है उस पर आप ये कर लेना, एफिडेविट करा लेना, ठीक है। एनसीबीटी आईटीआई वाले जो भी है अपना सीसीए कैंडिडेट है वो अपना लेकर के जाएं, ठीक है। सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट बर्थ मेंशन इन द नोटिफिकेशन इन ऑब्जेंस ऑफ रिलीवेंट डेट ऑफ बर्थ, सर्टिफिकेट कैंडिडेचर ऑफ विल बी कैंसल, मतलब ऐसा कुछ लिखा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप जो भी है प्रॉपर डाटा लेकर के जाओ, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट बोला है SC ST का, एनेक्सर 1 ऑफ नोटिफिकेशन, ओबीसी एनेक्सर 2, ये सब चीज़ें देख लेना, बनवा लेना अपना। इनकम एसेट सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन AWS का लेते जाना, एनेक्सर 3, ठीक है। उसके बाद से NOC ले लेना, बताया था ना, जॉब जो एम्प्लॉई है वो अपना NOC ले लेंगे। उसके बाद से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म रहता है, वो जो NOC मिलता है वहाँ पे जो डिस्चार्ज हुए रहते हैं जॉब से, ठीक है। डिजिबिलिटी PWD का चाहिए, बोथ साइड जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो चाहिए, बोल रहा है आधार कार्ड कंपलसरी है ओरिजिनल। रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट इफ मोड थ्रू, मैं बताया ऑनलाइन जो पेमेंट किए हो या चालान किए हो। इनकम सर्टिफिकेट ऑफ वेइंग एग्जामिनेशन फी ऑफ इनकम, ये सब तो मैं बता चुका हूँ। माइनॉरिटी सेल्फ डिक्लेरेशन, जेके डोमिसाइल, डिवोर्स इन द केस ऑफ विडो, ये सब चीज़ें तो आप हो नहीं तो ये सब छोड़ देना। 99% बच्चे बैचलर हैं, या मतलब विडोडो की कोई बात ही नहीं है, और जम्मू कश्मीर वाला तो कुछ बात ही नहीं रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये एक बार आप देख लेना, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। और मेनली इतना चीज़ आपको लेकर के जाना है, डीवी को लेकर के, सुनो, चाहे डीवी हो या मेडिकल हो, एक बात याद रखना, आपका डीवी जो है मान लो कुछ छूट गया है या गलत हो गया तो उसके लिए तो बाहर कभी नहीं हो सकते हो। डाटा गलत दिए हो उसके लिए बाहर हो सकते हो। एक चीज़ और याद रखना, ध्यान समझना, अगर आपने ITI और 12th एक साथ किया है, मतलब कोई भी 2 रेगुलर कोर्स एक साथ किए हो, तो उस चीज़ को मेंशन मत करना, उस चीज़ को मत ये करना, ठीक है। बात समझो। तो एक साथ 2 रेगुलर कोर्स नहीं चलेगा, चाहे आपका लास्ट सेशन ही क्यों ना टच कर गया हो। बच्चे क्या करते हैं 11th-12th में जाते हैं, फिर ITI सोच लेते हैं, तो 12th का जो दूसरा साल रहता है वो और ITI, तो ये सब दिक्कत होने लगता है, ठीक है। ग्रेजुएशन में क्या सोचते हैं ना, लास्ट ईयर है ITI में एडमिशन कर लेता हूँ, दोनों अगर मैच कर गया, 1 साल भी, 4 महीना 5 महीना भी, तो दिक्कत है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें को ध्यान देना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ज्वाइनिंग के टाइम लगता है, इतना क्लियर हो गया। तो इस तरह से दोस्त ये सब चीज़ें याद रखना, एक बार नोटिस देख लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डीवी को लेकर के मैं क्लियर कर दिया। मेडिकल को लेकर के मैं एक बार बता दूंगा आपको कि मेडिकल में आपको क्या क्या करना है, कैसे क्या करना है, क्या क्या चेकअप होता है, मेडिकल में कितने बच्चे फेल होते हैं, ठीक है। ये डीवी का मेन था, एक बार आप देखना। और कोई और दिक्कत है तो मेरे को कॉल करो, या डायरेक्ट कॉल करो, मैसेज करो, मेरे से जुड़ो, ठीक है, मैं बताऊंगा। क्लियर हो गया? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और देखो, अगर कुछ और मतलब प्रॉब्लम है तो देखो, कोई साथ में बनवा रहा है, बच्चों को ज़्यादा कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, मेरे को डायरेक्ट कॉल करो, मैं जितना हो सके ऑफिशियली अनऑफिशियली आपको आइडिया दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।